नमस्कार बच्चों। 2024 के प्रश्न पत्र का ये सॉल्यूशन है। आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर कोर्स। हम लोग दो पार्ट में कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था। ये आपके 2024 के प्रश्न पत्र के हल का तीसरा पार्ट है। ठीक है, सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो आपका टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन था। टाइप थ्री टाइप थ्री जो कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलने वाले थे? 3 मार्क्स मिलने वाले थे। उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। सवाल है आपका 3 मार्क्स के लिए। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कर्नफ मैप। कर्नफ मैप के एप्लीकेशंस को बतलाइए। ये प्रश्न 2023 में भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। एप्लीकेशन ऑफ की मैप। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ की मैप पहला क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग के मैप का इस्तेमाल करते हैं। के मैप हेल्प रिड्यूस boolean expression to their simplest form by grouping adjacent cells representing logical ones यानी main terms and zeros that is max term। के मैप की मदद से हम लोग किसी भी boolean एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे? तो जो भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी उसके आजू बाजू के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग जो है ग्रुप करते हैं। या तो उसको मेन टर्म्स के रूप में जो है हम लोग ग्रुप करते हैं या फिर मैक्स टर्म के रूप में ग्रुप करते हैं। दिस reduces द नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स नीडेड इन अ सर्किट। इसके चलते क्या होता है कि हम लोग लॉजिक गेट का जो संख्या होता है, जो नंबर होता है, उसको कम करते हैं जो कि सर्किट बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम कोई सर्किट बना रहे हैं और अगर हम लोगों को जो है, अगर हम लोग ज्यादा लॉजिक गेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर्किट जो है वो खर्चीला होगा। तो यहाँ क्या होता है कि के मैप के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट की संख्या को घटा लेते हैं और परफॉर्मेंस सेम रहेगा। ठीक है, सर्किट का परफॉर्मेंस सेम रहेगा, बस हम लोग लॉजिक गेट की संख्या को घटा लेते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है के मैप का वो है आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट को ऑप्टिमाइज करना, इसके बारे में बताया गया है। बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशंस, जब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं के मैप की मदद से, के मैप हेल्प्स डिजाइन डिजिटल सर्किट दैट आर मोर इफिशियंट। तो हम लोग के मैप की मदद से एक ऐसा डिजिटल सर्किट डिजाइन कर पाते हैं जो कि ज्यादा इफिशियंट होता है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड रिक्वायर लेस हार्डवेयर, और हार्डवेयर की जरूरत कम पड़ती है। तीसरा एप्लीकेशन के मैप का है एरर डिटेक्शन इन लॉजिक डिजाइन। लॉजिक डिजाइन में अगर हम लोग को एरर को डिटेक्ट करना है, एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। के मैप प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन। के मैप हम लोगों को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसी भी लॉजिक फंक्शन का, मेकिंग इट इजियर टू स्पॉट एंड करेक्ट एरर्स इन लॉजिक सर्किट डिजाइन। इसके चलते हम लोगों को कोई एरर को हम लोग आसानी से स्पॉट कर पाते हैं, आसानी से पता लगा पाते हैं एरर को, और हम लोग जो है उस एरर को ठीक भी कर पाते हैं किसी लॉजिक सर्किट डिजाइन में। ये तीन मैंने यहाँ पर आपको जो है पॉइंट बताया है, तीन एप्लीकेशन बताया है, आप तीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स। मैंने एक चौथा भी बताया है, डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए के मैप्स आर वाइडली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट सच एज मल्टीप्लेक्सर्स, इनकोडर्स, डिकोडर्स एंड अर्थमेटिक सर्किट। के मैप का वाइडली इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इनकोडर होता है, डिकोडर होता है, और जो अर्थमेटिक सर्किट होते हैं ये सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए केमैप जो है वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए ये भी है। गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर रेट। ठीक है, जो डिफरेंट ट्रांसफर रेट है उसे एग्जाम्पल, उसके लिए एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, यहां पर आइए, सबसे पहले डेटा ट्रांसफर रेट को समझते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इन सम डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। डेटा ट्रांसफर रेट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इन सम डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम पीरियड में, है ना,
किसी टाइम पीरियड में, जैसे कह दिया गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे 1 सेकंड में 5 MB या 1 सेकंड में 10 MB डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। तो किसी डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कोई अमाउंट ऑफ डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है पास हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसी स्पेसिफाइड टाइम में, इसी को क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला के रूप में भी लिखा गया है, डेटा ट्रांसफर रेट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसफर्ड, टोटल कितना डिजिटल डेटा ट्रांसफर हुआ, 10 MB, 50 MB, 1 GB, 4 GB, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और उसको ट्रांसफर करने में कितना टोटल टाइम लगा। सम डेटा ट्रांसफर रेट यूनिट्स आर KBPS। ठीक है, KBPS। यहां पर यहां पर आप इसको KBPS, फिर है MBPS, फिर है GBPS, फिर आपका है TBPS, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ये टू द पावर 10 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप इसको जो है इग्नोर कीजिएगा, मतलब इसको आप मत लीजिएगा। ठीक है, जो 1 KBPS इक्वल टू होता है 1024 BPS, 1 MBPS बराबर होता है 1024 KBPS, 1 GBPS बराबर होता है 1024 MBPS, और 1 TBPS इक्वल टू होता है 1024 GBPS। ये बीच वाला रॉन्ग है, इसको मत लीजिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वैन एंड मैन। वैन और मैन में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। सबसे पहले मैंने मैन और उसके बाद मैंने वैन लिखा है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसका डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन को ऑन्ड करता है, मतलब इसका कोई मालिक, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है नॉट बी ऑन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसका मालिक नहीं होता है। अगला डिफरेंस है, देयर इज ए मॉडरेट प्रोपगेशन डिले। ठीक है, प्रोपगेशन डिले का मतलब होता है कि जो भी डेटा आएगा जाएगा, डेटा के आने जाने में जो डिले होगा, जो देरी होगा, वो मॉडरेट हो सकता है। जबकि वैन के केस में क्या होता है, देयर इज लॉन्ग प्रोपगेशन डिले। यहाँ पर जो होगा आपका जो प्रोपगेशन डिले है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डेटा जो भेजा जाना होगा, वो डिले लॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि वैन में क्या होता है ना, बहुत दूर से डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, तो डिले जो होगा, जो देरी होगा डेटा भेजने का, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगला है, द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ वैन इज फास्टर देन वैन। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो भी डेटा का फ्लो होगा वो वैन से क्या होगा, फास्ट होगा। जबकि वाइल द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ वैन इज लो, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क का जो ट्रांसमिशन स्पीड होगा वो मैन की तुलना में लो होगा। देर इज लेस नॉइस एंड एरर इन मैन इन कंपैरिजन ऑफ वैन। यहाँ पर नॉइस कम होगा और एरर कम होगा मैन में। जबकि while there is more noise and error in van than LAN and man, यानी लैन और मैन की तुलना में वैन में, है ना, एरर्स ज्यादा होंगे और नॉइस ज्यादा होंगे। मैन कवर्स मोर एरिया देन लैन बट नॉट लेस देन वैन। मैन जो होता है ये लैन की तुलना में ज्यादा एरिया को कवर करेगा, लेकिन वैन की तुलना में कम एरिया को कवर करेगा। जबकि जो वैन होता है, वैन कवर्स वेरी ह्यूज एरिया देन लैन एंड मैन। जबकि जो वैन है इसका कवरेज एरिया लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मैन इज मॉडरेट। ठीक है, जो मैन का जो कॉस्टिंग होगा, ठीक है, ये मॉडरेट होगा, है ना, सस्ता, थोड़ा महंगा, कुछ इस प्रकार से। जबकि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू लैन एंड मैन। जबकि वैन में क्या होता है, जो खर्च आएगा, ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन में या उस वैन वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने में जो खर्च आएगा वो काफी ज्यादा होगा। नाउ फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ मैन इज हायर देन वैन। जो फॉल्ट टॉलरेंस होगा वो मैन में ज्यादा होगा, जबकि फॉल्ट टॉलरेंस जो वैन में होगा वो जो है ये लोअर होता है मैन की तुलना में। यहाँ भी अगर आप केवल 4 पॉइंट्स भी लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, 1
ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप केवल 4 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे उसी को आप एग्जाम में लिखना। मैंने 8 9 पॉइंट इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आपको जो है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो आप ये पूरा पॉइंट्स लिखो, जबकि आने के चांसेस कम रहते हैं कि 5 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन 9 में से केवल 4 या मतलब 4 या 5 पॉइंट्स ही केवल याद करना। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है, सॉरी, वो है मैन हैज मॉडरेट कंजेशन एज कंपेयर टू वैन। यानी जो कंजेशन है ना, वो क्या होता है मैन में, वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का होता है, जबकि जो वैन में जो कंजेशन होगा वो आपका जो है ज्यादा होगा। अच्छा, कंजेशन का मतलब क्या हो सकता है? कंजेशन का मतलब होता है जिसे हम लोग ट्रैफिक बोलते हैं ना, ट्रैफिक, कम ट्रैफिक ज्यादा ट्रैफिक, बस वैसा ही आपको समझना है कंजेशन के मामले में। अगला है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सएमएल। एक्सएमएल के 3 प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए। तो यहां पर देखिए पर्पस क्या होता है। डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। एक्सएमएल को का पर्पस जो होता है वो है, ये होता है कि हम इस प्रकार से डिजाइन करें ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें। इट फोकसेस ऑन रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। इसका मुख्य फोकस डेटा के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना होता है एंड यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम। और दो सिस्टम के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैग डेफिनेशन, अगर आप लोग एचटीएमएल जानते होंगे तो एचटीएमएल में इस प्रकार से टैग होता था, जैसे कि बीआर टैग होता था या फिर आपका एचटीएमएल टैग होता था। तो ये जो टैग है इसके बारे में बात हो रहा है। टैग डेफिनेशन, टैग्स आर यूजर डिफाइंड, यानी एक्सएमएल में आप टैग को खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, अपना खुद का भी टैग बना सकते हैं। एंड कैन बी कस्टमाइज टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डेटा, और हम लोग कस्टमाइज करके किसी भी प्रकार के डेटा को उसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, यहाँ पर जो भी टैग होंगे एक्सएमएल में वो प्री डिफाइंड नहीं होंगे, पहले से डिफाइन किए हुए नहीं होंगे, वो टैग आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स, स्ट्रिक्ट सिंटेक्स, जो आपका सिंटेक्स का जो रूल होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है। टैग मस्ट बी प्रोपरली क्लोज्ड, आपके जो टैग होने चाहिए वो प्रॉपरली सही तरीके से क्लोज होने चाहिए। एंड द डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेल फॉर्म्ड, और जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, इसके लिए आपको एक्सएमएल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ केवल मैं क्वेश्चंस का आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको पढ़ करके आना पड़ेगा। अगला फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। ये वायरसेस के बारे में बात हो रहा है, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बात हो रहा है कि वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पढ़े हम लोग। अ वॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ मॉलवेयर। वॉर्म जो है एक मॉलवेयर का रूप होता है। दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, जो अपना डुप्लीकेट बनाता है। रेप्लिकेट मतलब अपना खुद का बहुत सारा डुप्लीकेट बनाना शुरू करता है। ठीक है, वॉर्म अपना खुद का बहुत सारा डुप्लीकेट बनाना शुरू करता है एंड कैन स्प्रेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स वाया नेटवर्क, और नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग कंप्यूटर में फैल जाता है। जबकि ट्रोजन हॉर्स के बारे में कहता है कि ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ मॉलवेयर, ये भी एक मॉलवेयर है। दैट कैप्चर सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को कैप्चर कर लेता है, और अ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर किसी कंप्यूटर नेटवर्क का महत्वपूर्ण जानकारी को कैप्चर कर लेता है। दूसरा डिफरेंस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर्म टू ईट द सिस्टम रिसोर्स। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है वॉर्म का, वो होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेस है उसको खत्म करना। यहाँ ईट मतलब खत्म करना। ठीक। The main objective of the Trojan horse is to control the activity of the system. जबकि ट्रोजन हॉर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर वो खुद कंट्रोल करने लगे। ठीक है, वो खुद कंट्रोल करने लगेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, वॉर्म कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड बाय द एंटीवायरस एंड फायरवॉल। वॉर्म को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं और हटा सकते हैं एंटीवायरस और फायरवॉल की मदद से। जबकि ट्रोजन हॉर्सेस आर डिटेक्टेड बाय द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जबकि ट्रोजन हॉर्स को आप केवल डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एंटीवायरस की मदद से। वॉर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वॉर्म्स जो होता है वो सेल्फ खुद को बार बार अपना डुप्लीकेट बनाता है। ट्रोजन हॉर्स आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जबकि ट्रोजन हॉर्स अपना खुद का रेप्लिकेट नहीं बनाता, अपना डुप्लीकेट नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट नीड अ होस्ट टू रेप्लिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है वॉर्म को, है ना। जबकि इट रिक्वायर्स होस्ट इज नीडेड टू स्प्रेडिंग, जबकि इसको होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी।
3G और 4G का डिफरेंस जानिए। 3G का फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, और 4G का फुल फॉर्म होता है फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। द मैक्सिमम अपलोड रेट ऑफ 3G टेक्नोलॉजी इज 5 MBs, है ना, 5 Mbps इसका मैक्सिमम अपलोड रेट है। जबकि 4G का जो मैक्सिमम जो है आपका अपलोड रेट है वो है 500 Mbps। ठीक है। द मैक्सिमम डाउनलोड रेट जो होता है 3G का वो होता है 21 Mbps। जबकि जो 4G का जो डाउनलोड आपका रेट होता है वो होता है आपका 1 Gbps। इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक, ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। while it uses the packet switching technique as well as the message switching technique, ये पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग टेक्निक दोनों का इस्तेमाल करता है। तो ये था आपका डिफरेंस 3G और 4G का। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द यूजेस ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग जो है ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में बताना है। एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एग्रीगेट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज पर या ग्रुप ऑफ वैल्यू पर कैलकुलेशन करता है, एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस आर। पहला है मीन, ये क्या करता है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद इन द सिलेक्टेड कॉलम, किसी कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। मैक्स क्या करेगा, किसी कॉलम में, किसी सिलेक्टेड कॉलम में जितने भी वैल्यूज होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा उसको रिटर्न करेगा। काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ सेट, किसी सेट में या किसी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये आपको रिटर्न करेगा। सम क्या करेगा, कि कोई अगर ऐसा कॉलम है जिसमें नंबर्स भरा हुआ है ना, बहुत सारा न्यूमेरिकल डेटा भरा हुआ है किसी कॉलम में, तो उसका टोटल निकाल करके रिटर्न करेगा। एवीजी फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल कॉलम, कोई कॉलम है उसमें बहुत सारे नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है, 40 है, 30 है, 80 है, तो इसका जो है वो एवरेज निकाल कर रिटर्न करता है आपका एवीजी नाम का फंक्शन। तो ये थे आपके कुछ एग्रीगेट फंक्शन। अगला क्वेश्चन ये 2023 में आ चुका है, नहीं 2024 में भी दोबारा पूछा है। डिस्क्राइब द ऑपरेशंस, है ना, एप्लीकेबल टू क्यू। किसी क्यू में, क्यू आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, किसी क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस एप्लीकेबल हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन क्यू पहले ये जान लीजिए। सम ऑफ बेसिक ऑपरेशन फॉर क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर आर इन क्यू एंड डी क्यू। इन क्यू किसको कहते हैं, तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट टू अ क्यू इज इन क्यू, एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज डी क्यू। ठीक है, इंसर्ट करते हैं उसको इन क्यू ऑपरेशन कहते हैं, और अगर आप कोई एलिमेंट, कोई डेटा को क्यू से हटाते हैं उसको डी क्यू ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन वन यानी इन क्यू, इसके बारे में समझा रहे हैं क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू दैट इज एट रियर एंड। जैसे अगर मान ले कि ये आपका क्यू है, तो इधर कहेंगे फ्रंट, ठीक है, अगर एरे के जरिए दिखाना हो तो, और इधर कहेंगे क्या, रियर। तो जो भी डेटा इंसर्ट किया जाएगा वो रियर एंड से किया जाएगा, और फ्रंट एंड से डेटा रिमूव किया जाता है। यहां पर कह रहा है कि अगर आप किसी क्यू में कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं तो रियर से डालेंगे, लेकिन पहले आप ये चेक कर लो कि चेक इफ द क्यू इज फुल, क्या क्यू फुल है। अगर मान लीजिए क्यू फुल है तब तो डेटा आप नहीं डाल पाएंगे। इफ द क्यू इज फुल रिटर्न ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर क्यू फुल है तो एक मैसेज डिस्प्ले करवाइए, क्या चाहिए, ओवरफ्लो का, और बाहर हो जाइए। इफ द क्यू इज नॉट फुल, अगर मान लीजिए कोई क्यू जो है आपका जो है पूरा फुल नहीं है, मान लीजिए खाली है, तो क्या कीजिए, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट इम्पिटी स्पेस। यानी यहाँ पर इसको जो है हम लोग लिंक लिस्ट के माध्यम से शायद हम लोग यहाँ पर इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉइंटर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इसको बस आप यही समझ सकते हैं कि अभी जो है कोई बोले कि फ्रंट का वैल्यू कितना है, तो 0। ठीक है, पहला एलिमेंट 8 है, इसके इंडेक्स को क्या बोलते हैं, हम फ्रंट बोलते हैं, और आखिरी एलिमेंट 9 स्टोर है, तो इसका इंडेक्स 1 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रियर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर, मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो रियर का वैल्यू मेरा 1 है इसको एक बढ़ा के 2 कर लो, यानी आप रियर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और एड द डेटा एलिमेंट टू क्यू लोकेशन, उसके बाद यहाँ पर जो है नया डेटा को डाल दो वेयर द रियर इज पॉइंटिंग, एंड रिटर्न सक्सेस, और ये बता दो कि भाई काम खत्म हो गया।
ऑपरेशन टू जो कि DQ है, इसमें क्या होता है, दिस ऑपरेशन रिमूव्स एंड रिटर्न एन एलिमेंट दैट इज एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। जैसे आपको बताया गया था, क्यू के फ्रंट से हम डेटा को हटाते हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्यू क्या खाली है। इफ द क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न द अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर क्यू खाली है तो आप कोई डेटा डिलीट नहीं कर पाओगे, है ना। तो वहां पर आप एक मैसेज, एरर मैसेज प्रिंट कराओ अंडरफ्लो का। इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू खाली नहीं है, एक्सेस द डेटा वेयर द फ्रंट इज पॉइंटिंग। ठीक है, तो जो फ्रंट में जो डेटा होगा उसको क्या करो, जैसे मतलब 20, 30, 40, इंडेक्स 0, 1, 2 ऐसे एरेस इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपका फ्रंट का वैल्यू क्या है, 0 है ये। और जो रियर का जो वैल्यू है वो है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस डेटा को हटा लेना है, 20 को हटा लेना है और फ्रंट को एक बढ़ा देना है, यानी फ्रंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि अब फ्रंट ये होगा, क्योंकि इसको आप तो हटा लिए हैं। तो इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर, हमने एक बढ़ा लिया फ्रंट का वैल्यू। ठीक है, एंड रिटर्न सक्सेस, और लिख देंगे कि सक्सेस हो गया। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आंसर एनी थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे आपको मिलेंगे, उनमें से केवल जो है आपको 3 का ही आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला, टोटल कितना, 15। तो इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो बच्चों, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? इस चैनल पर और भी जो है सॉल्यूशंस हैं आपके आसाम बोर्ड के सेकेंड ईयर का कंप्यूटर का। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कीजिएगा। आपको जो है काफी कम प्राइस पर, है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।